हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ओके, माई सेल्फ अमरनाथ विश्वकर्मा आज आपके लिए एक नया लेसन लेकर आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स, जो फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, केमिकल काइनेटिक्स। इन बोर्ड एग्जाम, इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एटलीस्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन विल बी कम, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। और रही बात एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करें, IIT मेन, जेई एडवांस या नीट या एम्स, अगर उसमें बात करें हम तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन उसमें भी आपका आएगा और आ चुका है। तो सबसे पहले आप समझो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। देखो, केमिकल मीन्स जनरली रिएक्शन कह सकते हैं, काइनेटिक्स में डायनेमिक या स्पीड। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals the study of speed of reaction या rate of reaction, factor affecting rate of reaction and its mechanism. तो that branch of chemistry is called chemical kinetics। कितना सिंपल डिफिनेशन है, और समझे क्या क्या स्टडी करेंगे। स्पीड ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, बोथ आर सेम थिंग, स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इतने टॉपिक का स्टडी करेगा, इसी ब्रांच को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द What topics have given the chemical kinetics, यानी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो दिए हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला टॉपिक्स है, इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा समझना है, वैसे इम्पोर्टेंट बट हमें जानना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, यानी रेट के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, यह हमें स्टडी करना है। सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन यानी हमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। और आपको बता दें, रेट ऑफ रिएक्शन हम दो तरह पढ़ेंगे, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो हमें दो तरह का रेट भी पढ़ना है, एक आपका एवरेज रेट यानी इसको RAV कहेंगे, और एक आपका RINT, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह दो तरह हमें रेट पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे आगे चल के, पहले समझ लीजिए। थर्ड टॉपिक्स जो है न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली इससे एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है, और कभी कभी IIT मेन और नीट में भी एक क्वेश्चन आता है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है जो आप समझना है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट को चलते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट डालता है। इफेक्ट मतलब अगर मान लो टेम्परेचर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, सरफेस एरिया हो गया, बहुत सारे फैक्टर हैं। इन फैक्टर को हम चेंज करेंगे तो उस रिएक्शन के रेट में क्या क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी इस टॉपिक्स में करेंगे। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ला भी कह सकते हैं। चलिए, इसमें जो फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, इसमें जनरली दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव के लिए है। पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर के टर्म में, और दूसरा जो फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। जब टेम्परेचर टर्म में आएगा तो टेम्परेचर टर्म में हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं जिसको हम आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्हेनियस इक्वेशन। और यह इक्वेशन चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बुक सिलेबस हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी टेम्परेचर वाला जो फैक्टर होगा वो हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा पढ़ेंगे, याद रखे रहेंगे। और जो कंसंट्रेशन टर्म होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का बात किया गया, वो हम पढ़ेंगे
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन का इफेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? तो ये और समझ लें, जो फैक्टर इफेक्टिंग, वैसे फैक्टर इफेक्टिंग में कई सारे आएंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, समझ गए, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, आपका उसका ओरिएंटेशन, बहुत सारे फैक्टर। बट हम जो दो फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, वो है आर्मियस इक्वेशन जो टेम्परेचर को फैक्टर को बताएगा, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस टर्म में पढ़ते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी है, सनलाइट हो गया, सनलाइट रेडिएशन, ये भी एक फैक्टर हो गया, कैटलिस्ट ये भी एक फैक्टर हो गया, प्रेशर ये भी एक फैक्टर हो गया। ये भी सब फैक्टर है, आगे स्टडी करेंगे, बट ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहेंगे। नाउ फिफ्थ टर्म का बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हो गया। अब अगला जो टर्म इसमें है मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन नहीं, एक और इससे पहले रेट, रेट ला पढ़ा जाएगा, रेट ला। अब रेट ला, आपका रेट ला इक्वेशन जो है दो तरह होता है, एक रेट ला, एक एंड रेट ला इक्वेशन, एंड रेट ला इक्वेशन हम लोग दो टर्म में पढ़ेंगे। पहला जो टर्म है वो डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ेंगे, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे nth ऑर्डर हो। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जीरो ऑर्डर, एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दो टर्म हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे वो डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसको हम डिफरेंशियल रेट ला कर सकते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। और दूसरा जो टर्म पढ़ेंगे वो इंटीग्रेटेड रेट ला, इंटीग्रेटेड रेट ला। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग समझ रहे हैं, पॉइंट समझेंगे, आप कमेंट्स भी करेंगे, ठीक है। आप लेक्चर देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करेंगे। इस तरह रेट ला और रेट ला इक्वेशन दो तरह हम लोग पढ़ेंगे, जो कंसंट्रेशन टर्म में जाएगा, एक आपका डिफरेंशियल फॉर्म में और एक आपका इंटीग्रेटेड रेट ला या इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर्म में। क्लियर? ओके, पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों, और भी बता रहे इसमें क्या क्या टॉपिक्स है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट स्टूडेंट। ओके बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म का, मतलब इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स का क्या है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक का बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी हम रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब इसमें खास बात है, जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है वो दो तरह से आपको पढ़ना, बहुत ईजी। एक आपका एलिमेंट्री रिएक्शन और एक आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में दो टर्म आएगा, दो चीज इसमें आएगा। एक आएगा एलिमेंट्री रिएक्शन के टर्म में, और एक आपका आएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के टर्म में। अगर इन दोनों में कंपेयर करें, अगर बात करें कॉम्पिटिटिव व्यू से अगर देखा जाए, तो ये आपके कॉम्पिटिटिव व्यू से लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालना या और भी रेट ला कैसे लिखते हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, और जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत बार ये पूछ चुका है बच्चों। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब आप पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन आप जानो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में दो टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए और सेकेंड वन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, है कि नहीं जी? ओके। नाउ नेक्स्ट अगर पॉइंट का बात करें, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट का बात करें इसमें, तो वो है मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बच्चों? मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी हम मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जनरली ये होता है, और ये तीन तरह होता है, 1, 2 और 3। पहले को जब होगा तो इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसका मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन 2 होगा उसे बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर, और जिसका 3 होगा उसको बोलेंगे हम ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर एंड ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे SN रिएक्शन, SN1, SN2, S1 का फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ यूनिमॉलिक्यूलर टर्म आए ना, सेम वर्ड में लिखा है। तो जिस रिएक्शन में
आपका मॉलिक्युलरिटी जिसका 1 होगा उसको यूनिमॉलिक्यूलर, जिसका 2 होगा उसे बाई मॉलिक्यूलर, जिसका 3 होगा उसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसके बारे में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे। क्लियर। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये भी आप पढ़ोगे बच्चों, समझ गए। अब आप बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आर्रहनेस इक्वेशन तो आप सुने हैं, तो उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कोलेजन थियरी ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोलेजन थियरी ऑफ रिएक्शन, कोलेजन मतलब टकराना, कोलाइड करना। कोलेजन थियरी ऑफ रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे टर्म आएगा। जैसे पहला आएगा एक्टिवेशन एनर्जी आएगा, दूसरा टर्म आएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, इसके बाद से आएगा आपका नेक्स्ट टर्म आएगा ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बैरियर एनर्जी। ये जो है बहुत सारे टर्म है जो आपको आएंगे। कोलेजन फ्रीक्वेंसी भी आता है। तो ये टॉपिक्स इसमें आएगा प्रॉपरली, और मेनली इनके बारे में हम बहुत डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि इस पे रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, आपका रिएक्शन ज़्यादा पूछता है। मतलब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया, बैकवर्ड कर दिया, पूछ दे कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या एंथैल्पी दे दिया रिएक्शन का, किसी बैकवर्ड या फॉरवर्ड कर दिया एक्टिवेशन उसके बाद से। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेशन बहुत इजीली करेंगे। और रही बात इसमें आपका आर्रहनेस इक्वेशन तो आप समझ ही गए। आर्रहनेस इक्वेशन क्या होता है, log K2/K1, ये तो आगे पढ़ना है, कोई बात नहीं, इस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इस तरह इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में कवर करना है। क्लियर। जहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखे हैं उसमें तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी लिखना है, और इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यह आज का मतलब आज इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आप लोग स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज गिव योर कमेंट्स, आप जरूर कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे स्टूडेंट, तो प्लीज नोट डाउन। वेल स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो पहला आपका जो पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या लिखे थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो चलो बच्चों, आज का देखा जाए टॉपिक्स, कितना इजी है। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, तो जनरली अगर हम रिएक्शन के टाइप्स को देखें रेट के अकॉर्डिंग पर, तो जनरली हम रिएक्शन को 3 टाइप्स में हम डिवाइड किए हैं। पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, क्लियर। सेकंड रिएक्शन की अगर बात करें, चलिए पहले इसको समझे क्या होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, या इसका एक और नाम हम दे सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कह सकते हैं। देखिए स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रहा है, INS TANE। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस का मतलब ताक्षणिक, ताक्षणिक का मतलब बहुत ही कम समय के लिए, बहुत कम, यानी ऐसा रिएक्शन जिसका रेट कैलकुलेट करना इजी ना हो, यानी द रिएक्शन विच कैन कंप्लीट विद इन 10 to power minus 12 सेकेंड टू 10 to power minus 16। कई सारे बुक में अलग अलग दिया है, तो आप इसको 10 to power 14 भी दिया है, कहीं 10 to power minus 12 भी दिया है, टू 10 to power minus 16 सेकेंड। यानी ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में 10 to power minus 14 से 10 to power minus 16 सेकेंड के बीच में हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फास्ट रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन। अब बताओ बच्चों, जिसमें टाइम इतना कम लगेगा, क्या उसका रेट कैलकुलेट किया जा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल डिटरमाइन सच काइंड्स ऑफ द रिएक्शन रेट, क्योंकि इसका रेट जो है बहुत फास्ट है।
बहुत कम समय में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और इसके रेट को इजीली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अब इस तरह के रिएक्शन में अगर बात करें, तो कौन कौन से आते हैं, तो मोस्टली इसमें जो रिएक्शन आते हैं आयनिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर बात करें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखो जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम NaCl मिला दें तो आपका क्या बनेगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी और आपका बनेगा NaNO3। अब बताओ बच्चों, आप प्रैक्टिकल अगर लैब कभी गए हुए देखोगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एक टेस्ट में रखा गया, जैसे ही NaCl मिलाया वो तुरंत ही AgCl का व्हाइट पीपीटी बनना स्टार्ट हुआ, पता ही नहीं चला कब बना। सो यह जो रिएक्शन होगा बहुत फास्ट रिएक्शन होता है एंड वी आर अनेबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ सच काइंड्स ऑफ द रिएक्शन। तो दिस काइंड्स ऑफ द रिएक्शन कंसीडर टू बी द वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। और भी देखिए बेरियम क्लोराइड मान लो BaCl2 और इसमें मिला दिया H2SO4, तो जैसे मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट का BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनता है। ये सिंबल जो नीचे दिखाया है ये पीपीटी का है, व्हाइट पीपीटी बनेगा और साथ ही साथ ये बनता है 2HCl। अब बताओ ये भी रिएक्शन इतना फास्ट होगा, पता ही जब कब व्हाइट पीपीटी बन गया। सो ऐसे रिएक्शन जिनका रेट डिटरमाइन न किया जा सके, जिनको कंप्लीट होने में 10⁻14 सेकेंड से 10⁻16 सेकेंड के अंदर हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लियर। और भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो बच्चों, ये भी इसका एक कॉमन एग्जांपल है। सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मोस्ट ऑफ फास्ट रिएक्शन में काउंटेड होगा, जैसे NaOH प्लस HCl, ये तुरंत बनाएगा NaCl और वाटर, आपको पता नहीं चलेगा कब बना, अतः ये भी फास्ट रिएक्शन में कंसीडर होगा। आखिर क्यों ऐसा, क्यों कि जो आयनिक इक्वेशन है, जो आयनिक रिएक्शन है मोस्ट ऑफ फास्ट रिएक्शन होता है, ऐसा क्यों? तो इसका मेनली यह रीजन है, जो आयनिक रिएक्शन होते हैं, जो दोनों रिएक्शन वो एक्वस फॉर्म में होते हैं और जनरली इन एक्वस सॉल्यूशन में ये अपने आयन के फॉर्म में पहले से रहते हैं और केवल इनको आयनों का आपस में एक्सचेंज करना पड़ता है। और आपको पता है आयनिक कंपाउंड या आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, जो एक फोर्स एक अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में काम करता है। तो ये आयंस ऑलरेडी पहले से आयोनाइज फॉर्म में रहते हैं, एक्वस फॉर्म में, और वही एक्वस फॉर्म में आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसमें समय बहुत कम लगता है, बहुत कम, 9 के बराबर। इसीलिए सभी आयनिक रिएक्शन कंसीडर टू बी द वेरी फास्ट रिएक्शन। लेकिन अभी हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन का बात करें तो उसका रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड तोड़ता है फिर से बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड तोड़ने में बॉन्ड बनने में समय लगेगा। तो उस केसेज में समय जब लगा तो वो फास्ट रिएक्शन में कंसीडर नहीं होगा। याद रखिएगा बच्चों, बहुत सिंपल तरीका है। क्लियर। तो आयनिक रिएक्शन इसलिए फास्ट होते हैं क्योंकि उनके आयंस ऑलरेडी पहले से आयंस फॉर्म में रहते हैं और वह आयंस एक दूसरे के एक्सचेंज करके इंटरेक्शन के द्वारा अटैच हो जाते हैं, जिससे टाइम उसमें कम लगता है। इसीलिए ये फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन में कंसीडर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद से क्या थर्ड जो सेकंड टाइप्स है, सेकंड टाइप वेरी स्लो रिएक्शन। सेकंड जो टाइप्स है वेरी स्लो रिएक्शन। अब ये क्या होता है भाई? तो इसको ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में दिन, महीने, ईयर्स लग सकते हैं। द रिएक्शन विच कंप्लीट विद इन डेज लग सकता है इसको कंप्लीट होने में, मंथ भी लग सकते हैं भाई, और ईयर्स भी लगते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे आसान तरीका, रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे वेरी मतलब इजी एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन के पार्टिकल को बात करो, आप ही देखो, आप घर पर देखोगे, जो आयरन के आर्टिकल्स जैसे गेट हो गया, ग्रिल हो गया, क्या तुरंत वो रस्ट पकड़ लेता है? नहीं, उसमें समय लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6 दिन कम से कम लगेगा। तो एटलीस्ट उसमें कुछ दिन लगेगा।
सो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन क्या होता है, Fe प्लस H2O नमी के साथ और ऑक्सीजन साथ मिलकर बनाता है Fe2O3 और डॉट X H2O। यहाँ 3/2 कर दिए, बैलेंस है। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये किसका फॉर्मूला बच्चों, रस्ट का, जो किस कलर का होता है, रेड ब्राउन। आप देखो सभी लोग रस्ट, रेड ब्राउन कलर का रस्ट ग्रिल पर आप अपने गेट पर देखोगे। तो यह रस्ट होने में, रस्टिंग प्रोसेस होने में कई दिन लग जाते हैं। अतः ये जो रिएक्शन है यह आपका वेरी स्लो रिएक्शन में काउंटेड होगा। क्लियर स्टूडेंट, वेरी स्लो रिएक्शन में काउंट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड या सेटलिंग ऑफ कॉर्ड। सेटलिंग का मतलब होता है, सेटलिंग का मतलब जमना। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड फ्रॉम मिल्क। अब देखो बच्चे, ये एक एग्जाम्पल है, यानी दूध से दही का बनना, मिल्क से दही का बनना, ये भी क्या है, ये भी आपका स्लो रिएक्शन यानी वेरी स्लो रिएक्शन में काउंटेड होगा। क्लियर। इसी तरह डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कुछ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब इसको देखो भाई, बहुत सारे रेडियो एक्टिव को डिकम्पोज होने में कई साल लग जाता है, तो उसका भी रिएक्शन क्या होगा, वेरी स्लो रिएक्शन में काउंटेड होगा। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम कह सकते शुगर। आप जो मोलेसस होता है, मोलेसस मतलब जिसको हम सिंपली सीरा कर सकते हैं। गन्ने के फैक्ट्री से जब गन्ने का फैक्ट्री जो शुगर मिल है, वहाँ जब शुगर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ पार्ट जो बच जाते हैं जो शुगर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जिसको हम मोलेसिस कहते हैं, मोलेसिस। अब उस मोलेसिस से एथाइल अल्कोहल का फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाता है। तो जहाँ फर्मेंटेशन जब करेंगे तो उसमें कई दिन, 2-3 दिन लग जाता है, तो भी आपका वेरी स्लो रिएक्शन में ही काउंटेड होगा। यानी फॉर्मेशन या फर्मेंटेशन कर सकते हैं, फॉर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस टू फॉर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस। जब मोलेसेस का फॉर्मेंटेशन करेंगे ईस्ट द्वारा, एथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। सबसे ज़्यादा एथाइल अल्कोहल शुगर से बनाया जाता है। तो इस तरह इसमें भी कई दिन लगेगा, तथा ये भी आपका वेरी स्लो रिएक्शन में कंसीडर होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट्स करेंगे स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स करेंगे ताकि उस कमेंट्स का हम रिप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखें, अब हम बात करेंगे जिसका हम स्टडी करना है, जो थर्ड टाइप जो रिएक्शन, उसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, अब ये क्या भाई, मॉडरेट रिएक्शन इसको बोलते हैं, या स्लो रिएक्शन भी, वेरी स्लो नहीं, स्लो, ओनली स्लो रिएक्शन कर सकते हैं। यानी ऐसा रिएक्शन कह सकते हैं, जनरली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड with a measurable rates at normal temperature and we can measure the rate of the reaction। यानी ऐसा रिएक्शन जिसके रेट को हम डिटरमाइन कर सकें, जिसके रेट को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकें, और ये मेजरेबल हो इसका रेट, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मॉडरेट रिएक्शन। अब खास बात, सभी मॉडरेट रिएक्शन का रेट इक्वल नहीं होता, ये भी बात है, ये भी एक पॉइंट है। ऑल द मॉडरेट रिएक्शन हैव नॉट, या कह सकते हैं हैविंग नो इक्वल रेट, यानी सभी मॉडरेट रिएक्शन का रेट इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये नाइट्रोजन टूटता और हाइड्रोजन टूटता है, चलो भाई टूट गया। फॉर्मेशन आप कर सकते हैं आप, नेक्स्ट एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3COO C2H5 का हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिफाई में, ये बनता है CH3COOH C2H5OH। अब देखो ये दोनों रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन में काउंटेड होगा, लेकिन इनका जो रेट होगा, मान लो इसका रेट R, इसका रेट R1 और R2, तो दोनों का रेट इज नॉट इक्वल। ये दोनों रेट इक्वल नहीं हो सकते हैं, या तो बड़ा हो सकता है ज़्यादा, ऐसे करके। अब ऐसा क्यों, अभी मैं बोला मॉडरेट रिएक्शन है बट इनका रेट डिटरमाइन किया जा सकता, बट दोनों का रेट इक्वल नहीं होगा, ऐसा क्यों?
तो बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, आपको पता है जो भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट होते हैं उनके एटम एक दूसरे से जो बॉन्डेड जुड़े होते हैं उनका बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल नहीं होता है, सबका अलग अलग होगा। अगर हम बात करें अमोनिया में, अमोनिया में देखो NaCH ये बॉन्ड है, इसको तोड़ा जाएगा। एस्टर में बात करें CH3 COO और C2H5 यहाँ बॉन्ड देखो यह हो गया। इस तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो एटम कनेक्टेड होते हैं किसी दूसरे एटम से या सेम एटम से, तो उनका जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है सेम नहीं होता, इक्वल नहीं होता है। जब बॉन्ड एंथैल्पी जब अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात उनका रेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। नहीं होगा बच्चों, आप फोर्स होगा, सिंपल है। जो बॉन्ड जितना इजीली टूटेगा उसका रेट थोड़ा फास्ट होगा, जो बॉन्ड थोड़ा तोड़ने में समय लगेगा, जिसका बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा उसको तोड़ने में समय लगेगा, तो जाहिर एक नॉर्मल टेम्परेचर का बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है उसमें रेट थोड़ा स्लो होगा। इस तरह ड्यू टू डिफरेंट bond enthalpy of the different molecules it will take much more time या it will take some few कर सकते हैं least time, it will depend upon the bond enthalpy। so इस various bond enthalpy की वजह से इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट होता है, रेट जनरली रेट वो इक्वल नहीं होता, अलग अलग वेरी करता, अलग अलग होता है। इसीलिए मॉडरेट रिएक्शन, जितने मॉडरेट रिएक्शन है सबका रेट इक्वल नहीं होता है बच्चों। ये बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कह सकते हैं सिंपली इसको समझा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम आपको बताओ बच्चों, एनी प्रॉब्लम प्लीज गिव ओ कमेंट्स, आप कमेंट जरूर देंगे अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो। ओके, तो प्लीज नोट डाउन। इस तरह मैं आपको रेट के आधार पर, रेट के अकॉर्डिंग मैं 3 तरह का आपको रिएक्शन बताया, वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। अब वो पॉइंट आपका है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? चलो एक छोटा सा एग्जांपल एक समझ लें। मान लो हमारे पास आर मतलब रिएक्टेंट है, पी मतलब प्रोडक्ट है। जब टाइम 0 था तो मान लो इसका अमाउंट R0 है, बहुत ज़्यादा है, बट इसका अमाउंट क्या है 0। जैसे टाइम T लगा तो मान लो इसका अमाउंट बना P बना या P0 बना। सो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा R0 माइनस क्या होगा P0। ये तो समझ रहे आप लोग, ये अमाउंट बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा। लेकिन हमेशा R0 जो होगा ग्रेटर देन होगा, R0 का वैल्यू ग्रेटर देन आपका R0 माइनस क्या P0 होगा। ये हमेशा याद रखेंगे, हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब बताओ, जब टाइम 0 था तो रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो उस समय रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे समय स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और जिससे रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे कम होना है, तो उसी को हम कह सकते हैं रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो देखिए जनरली हम कह सकते हैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए थोड़ा। मान लो यह आपका कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट, ये आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस पॉइंट पर टाइम 0, कंसंट्रेशन 0। जब टाइम 0, जब t इक्वल 0 तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेट अस कंसीडर, मान लेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर R0 बहुत ज़्यादा है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे टाइम चलना स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार कंटिन्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एट लास्ट बहुत कम हो जाता है। कभी 0 नहीं हो सकता है, तो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में नहीं जाता, इसलिए मैं इसको टच नहीं किया। तो जैसे जैसे टाइम स्टार्ट हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, और इसी के रिस्पेक्ट में जितना घटा उतना प्रोडक्ट क्या हुआ, बनना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ देखो टाइम 0 प्रोडक्ट वाली 0। अब इस तरह यह आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, और एक निश्चित टाइम पर इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह इस ग्राफ को देखने से क्या नजर आ रहा है, मान लो ये P और A आ रहा है, नजर ये आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल, समझे बच्चों।
तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है, तो एक बार और समझ लें। रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, समझ आया बच्चों? चलो मैं लिख भी दे रहा हूं। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant are product with respect to time या पर यूनिट टाइम जैसे लिखो, उसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफ भी आपको समझ आया, देखो जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। प्लीज मेक दिस ग्राफ, आप इसे बनाओ बच्चों, इसे लिखो। प्लीज मेक फास्ट। ओके, अगर हम बात करें किसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला वैसे बहुत सारे होते हैं। जैसे मानो अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए, रेट ऑफ रिएक्शन जनरली, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। देखो बहुत सिंपल है, प्लस माइनस। अब यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, आखिर क्यों प्लस माइनस लिखा? प्लस का मतलब इंक्रीज करना, माइनस का मतलब डिक्रीज करना। क्योंकि आपको बता दें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होता है, इसलिए माइनस यूज करेंगे। अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इसलिए क्या लिखेंगे? प्लस। वही यहाँ पर डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट लिखो या प्रोडक्ट लिखो, क्योंकि दोनों में कोई एक ही होगा। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम। टाइम इसमें चेंज हो रहा है जो भी है। अब इसको कई तरह डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो वी कैन राइट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि डिसअपियर क्या रहा? रिएक्टेंट, और अपीयर क्या रहा? प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा इससे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन से। तो आप बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो गुड बाय स्टूडेंट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।